कल्पना कीजिए, एक विशाल शहर है। इस शहर में लाखों घर हैं। हर घर को भोजन चाहिए, हर घर को ऊर्जा चाहिए और हर घर से निकलने वाले कचरे को बाहर ले जाना है। अगर इस शहर की सड़कें और परिवहन व्यवस्था बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरा शहर कुछ समय में रुक जाएगा। अब सोचिए, हमारा शरीर भी एक विशाल शहर जैसा है। इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व, जल और हर कोशिका से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हटाना भी जरूरी है। लेकिन सवाल है, इतने बड़े शरीर में ये सभी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? यही है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का रहस्य। परिवहन क्या है? जीवों के शरीर में आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें शामिल है भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, जल और खनिजों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जीवों को परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है? छोटे जीवों में पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है क्योंकि उनकी कोशिकाएं वातावरण के पास होती हैं। लेकिन बड़े जीवों में, जैसे मानव शरीर में, करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका तक सीधे भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना संभव नहीं है। इसलिए एक विशेष परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में परिवहन। मानव शरीर में परिवहन का कार्य मुख्य रूप से करता है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके मुख्य भाग हैं एक रक्त, ब्लड, जो पदार्थों को ले जाता है। दो हृदय, हार्ट, जो रक्त को पंप करता है। तीन रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। पौधों में परिवहन। अब एक रोचक प्रश्न, पौधे तो एक जगह स्थिर रहते हैं, फिर जड़ों से लिया गया पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? और पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधे तक कैसे जाता है? इसके लिए पौधों में विशेष परिवहन तंत्र होता है जाइलम, जाइलेम, जल और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम, फ्लोएम, भोजन का परिवहन करता है। परिवहन, जीवन की अनिवार्य व्यवस्था। अगर परिवहन रुक जाए तो कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर की क्रियाएं बंद होने लगेंगी, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए परिवहन केवल पदार्थों की यात्रा नहीं है, यह जीवन को चलाने वाली व्यवस्था है। संगीत में उत्सुकता बढ़ती है। अब तक हमने जाना परिवहन क्या है, जीवों में इसकी आवश्यकता क्यों होती है, मानव और पौधों में परिवहन का महत्व। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, हमारे शरीर में रक्त आखिर बना किससे है? रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? क्या रक्त केवल एक लाल द्रव है या इसके अंदर जीवन बचाने वाले करोड़ों योद्धा छिपे हैं? इस रहस्य को जानेंगे अगले भाग में। भाग 2, रक्त, शरीर की जीवनदायिनी नदी का रहस्य। भाग 1 समाप्त। पिछले भाग में हमने जाना हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं तक भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ पहुंचाने के लिए एक विशेष परिवहन व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है रक्त, ब्लड। लेकिन अब एक रहस्य, क्या रक्त केवल एक लाल रंग का तरल पदार्थ है? नहीं, रक्त वास्तव में एक अद्भुत जीवित परिवहन प्रणाली है जिसमें करोड़ों छोटे छोटे योद्धा हर पल अपना काम कर रहे होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक,
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह शरीर के अंदर लगातार बहता रहता है और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त के मुख्य भाग हैं: 1. प्लाज्मा प्लास्मा, 2. लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, 3. श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, 4. प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। 1. प्लाज्मा प्लाज्मा रक्त का तरल भाग। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका कार्य पोषक तत्वों को ले जाना, हार्मोन का परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थों को ले जाना, यानी प्लाज्मा रक्त का परिवहन माध्यम है। 2. लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। अब आते हैं रक्त के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं पर। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। यही रक्त को लाल रंग देता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। 3. श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी। शरीर की सुरक्षा करने वाले सैनिक। इनका कार्य रोग पैदा करने वाले जीवों से लड़ना, शरीर को संक्रमण से बचाना। जब शरीर में कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी उसकी पहचान करके उससे लड़ते हैं। 4. प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर शरीर पर चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो रक्त अपने आप क्यों रुक जाता है? इसका कारण है प्लेटलेट्स। इनका कार्य रक्त का थक्का बनाना, अधिक रक्तस्राव को रोकना। रक्त किन पदार्थों का परिवहन करता है? रक्त शरीर में ले जाता है ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन के पोषक तत्व, हार्मोन, जल और खनिज, और वापस लाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थ। रक्त जीवन की नदी। हमारे शरीर में रक्त लगातार बहता रहता है। हृदय इसे पंप करता है और रक्त वाहिकाएं इसे हर अंग तक पहुंचाती हैं। एक क्षण के लिए सोचिए, अगर रक्त का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक जाए तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और भोजन पहुंचना बंद हो जाएगा और जीवन की गतिविधियां प्रभावित होने लगेंगी। रहस्यमय संगीत। अब तक हमने जाना रक्त क्या है, प्लाज्मा की भूमिका, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का महत्व, डब्ल्यूबीसी की सुरक्षा भूमिका, प्लेटलेट्स का कार्य। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य, रक्त पूरे शरीर में घूमता कैसे है? कौन सा अंग रक्त को लगातार पंप करता रहता है? और हमारे सीने में धड़कने वाला छोटा सा अंग पूरे शरीर को कैसे नियंत्रित करता है? इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। भाग 3, हृदय, शरीर का अद्भुत पंप रक्त प्रवाह का रहस्य। भाग 2 समाप्त। अपनी छाती पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, एक छोटा सा अंग लगातार धड़क रहा है। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, यह कभी रुकता नहीं। लेकिन प्रश्न है, इतना छोटा सा अंग पूरे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाओं तक रक्त कैसे पहुंचाता है? यही है हृदय, हार्ट का अद्भुत रहस्य। हृदय, शरीर का पंप। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। इसका मुख्य कार्य है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। यह रक्त को फेफड़ों तक भेजता है, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। हृदय के 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 1. दायां आलिंद, राइट एट्रियम।
यह शरीर से आया अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। 2. दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। यह रक्त को फेफड़ों तक भेजता है। वहां रक्त को ऑक्सीजन मिलती है। 3. बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम। यह फेफड़ों से आया ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। 4. बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। रक्त की यात्रा। अब समझते हैं रक्त का पूरा रास्ता। शरीर से अशुद्ध रक्त। दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़े, ऑक्सीजन युक्त रक्त। बायां आलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। यह चक्र लगातार चलता रहता है। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। मानव शरीर में रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। इसके 2 भाग हैं। 1. फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हृदय से फेफड़ों तक और वापस हृदय तक रक्त की यात्रा। कार्य: रक्त को ऑक्सीजन देना। 2. शारीरिक परिसंचरण, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हृदय से पूरे शरीर तक और वापस हृदय तक रक्त की यात्रा। कार्य: शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना। वाल्व का महत्व। अब एक और रहस्य। रक्त हृदय में उल्टी दिशा में क्यों नहीं बहता? क्योंकि हृदय में विशेष द्वार होते हैं, वाल्व, वॉल्व्स। इनका कार्य: रक्त को सही दिशा में बहने देना, पीछे की ओर बहाव रोकना। हृदय की धड़कन। हृदय की हर धड़कन में 1. हृदय सिकुड़ता है। 2. रक्त बाहर पंप होता है। 3. हृदय फिर फैलकर रक्त ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। संगीत में उत्सुकता। अब तक हमने जाना हृदय का कार्य, 4 कक्षों की भूमिका, रक्त का मार्ग, दोहरा परिसंचरण, वाल्व का महत्व। लेकिन अब अगला रहस्य। हृदय से निकलने वाला रक्त पूरे शरीर तक किन रास्तों से पहुंचता है? क्या सभी रक्तवाहिकाएं एक जैसी होती हैं? धमनी और शिरा में क्या अंतर है? यह जानेंगे अगले भाग में। भाग 4। रक्तवाहिनियों का जाल, शरीर की जीवन रेखाएं। भाग 3 समाप्त। पिछले भाग में हमने जाना हृदय एक शक्तिशाली पंप की तरह कार्य करता है और रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल। अगर हृदय रक्त को पंप करता है तो रक्त शरीर के हर छोटे हिस्से तक कैसे पहुंचता है? क्या शरीर के अंदर कोई रास्ता है? हाँ, ये रास्ते हैं। रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। शरीर की आंतरिक सड़कें। जिस तरह किसी शहर में सड़कों का जाल होता है, उसी तरह हमारे शरीर में रक्तवाहिकाओं का विशाल जाल फैला होता है। ये रक्त को हृदय से शरीर तक, शरीर से हृदय तक ले जाती हैं। रक्तवाहिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। 1. धमनी, आर्टरी। 2. शिरा, वेन। 3. केशिकाएं, कैपिलरीज। धमनी, आर्टरी हृदय से बाहर जाने का मार्ग। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इनकी विशेषताएं। इनकी दीवार मोटी और मजबूत होती है। इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। अधिकतर धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। लेकिन एक विशेष धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। शिरा, वेन रक्त को वापस लाने का मार्ग। शिराएं रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक
लाती हैं। इनकी विशेषताएं: दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। इनमें वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। केशिकाएं कैपिलरीज छोटी लेकिन महत्वपूर्ण। अब सबसे रोचक हिस्सा, धमनियां और शिराएं सीधे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती। इनके बीच होती हैं केशिकाएं। ये बहुत पतली रक्तवाहिकाएं होती हैं। इनकी दीवार इतनी पतली होती है कि ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जा सकती है। पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वापस रक्त में आ सकते हैं। पदार्थों का आदान प्रदान, केशिकाओं में वास्तविक आदान प्रदान होता है। रक्त से ऑक्सीजन, पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थ रक्त में आते हैं। रक्तवाहिकाओं का अद्भुत नेटवर्क। अगर शरीर की सभी रक्तवाहिकाओं को जोड़ दिया जाए तो यह बहुत लंबी दूरी तक फैल सकती हैं। इतना बड़ा नेटवर्क केवल एक उद्देश्य के लिए है, हर कोशिका तक जीवन पहुंचाना। रहस्यमय संगीत। अब तक हमने जाना रक्तवाहिकाओं के प्रकार, धमनी और शिरा का अंतर, केशिकाओं का महत्व, कोशिकाओं तक पदार्थों का आदान प्रदान। लेकिन अब एक नया रहस्य। पौधे तो चलते नहीं हैं, फिर उनमें जड़ों से पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है? सूरज की ओर ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है? और पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधे में कैसे फैलता है? इसका उत्तर मिलेगा अगले भाग में। भाग 5, पौधों में परिवहन, जड़ों से पत्तियों तक की अद्भुत यात्रा। भाग 4 समाप्त। पिछले भाग में हमने जाना मानव शरीर में रक्तवाहिकाओं का जाल किस तरह जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों को हर कोशिका तक पहुंचाता है। लेकिन अब एक अद्भुत प्रश्न। पेड़ पौधे तो एक जगह खड़े रहते हैं, फिर मिट्टी से लिया गया पानी सैकड़ों फीट ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? और पत्तियों में बना भोजन पूरे पौधे के हर हिस्से तक कैसे जाता है? यही है पौधों में परिवहन का रहस्य। पौधों को परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को भी जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की जरूरत होती है। जल, खनिज लवण, भोजन। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लेती हैं, लेकिन पत्तियां पौधे के ऊपर होती हैं। इसलिए इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष परिवहन तंत्र होता है। जाइलम, जाइलम जल की यात्रा का मार्ग। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करने वाला ऊतक कहलाता है जाइलम। इसका कार्य, जड़ों से जल और खनिजों को तने और पत्तियों तक पहुंचाना। यानी मिट्टी, जड़, तना, पत्तियां। जल ऊपर कैसे पहुंचता है? अब सबसे बड़ा रहस्य। एक विशाल पेड़ में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? इसके लिए कई शक्तियां कार्य करती हैं। एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल। पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इससे ऊपर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, जो जल को जड़ों से ऊपर खींचता है। 2 जड़ों का दबाव, रूट प्रेशर। जड़ें जल को अंदर लेने में सहायता करती हैं और ऊपर की ओर दबाव बनाती हैं। फ्लोएम, फ्लोएम भोजन की यात्रा। अब सोचिए, पत्तियों में बना भोजन केवल वहीं क्यों रहे? उसे पूरे पौधे तक पहुंचना होता है। इसके लिए होता है फ्लोएम। इसका कार्य, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, जैसे जड़, तना, फल,
फूल। स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम द्वारा भोजन के परिवहन की प्रक्रिया कहलाती है। स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, इसमें पत्तियों में बना ग्लूकोज अन्य भागों तक पहुंचता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन, मुख्य रूप से ऊपर की ओर। फ्लोएम भोजन का परिवहन, पौधे के आवश्यक भागों तक। प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था। एक पेड़ बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर लगातार यात्राएं चल रही होती हैं। जड़ें पानी ले रही हैं, पत्तियां भोजन बना रही हैं, और जाइलम फ्लोएम इस पूरे तंत्र को जोड़कर रखते हैं। संगीत में उत्सुकता। अब तक हमने जाना पौधों में परिवहन की आवश्यकता, जाइलम का कार्य, फ्लोएम का कार्य, वाष्पोत्सर्जन और भोजन का परिवहन। लेकिन शरीर में केवल उपयोगी पदार्थों का परिवहन ही नहीं होता। कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है। अब सवाल, शरीर अपने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को कैसे बाहर निकालता है? इसका रहस्य मिलेगा अगले भाग में। भाग 6, अपशिष्ट पदार्थों की विदाई, उत्सर्जन तंत्र का रहस्य। भाग 5 समाप्त। पिछले भाग में हमने जाना पौधों में जाइलम पानी और खनिजों को ऊपर पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर है। हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचते हैं। कोशिकाएं उनका उपयोग करती हैं, ऊर्जा बनती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती। अब सवाल है, अगर ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर में जमा होते रहें तो क्या होगा? यही कारण है कि शरीर के पास एक अद्भुत सफाई व्यवस्था भी है। इसे कहते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या है? शरीर में बनने वाले हानिकारक या अनावश्यक उपापचय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों में शामिल हैं यूरिया, अतिरिक्त जल, अतिरिक्त लवण, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इन सभी को बाहर निकालने का काम एक ही अंग नहीं करता। शरीर ने इसके लिए अलग अलग रास्ते बनाए हैं। फेफड़े भी करते हैं उत्सर्जन। जब कोशिकीय श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर यह शरीर में जमा होने लगे तो समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में, रक्त फेफड़ों तक, फेफड़े इसे बाहर निकाल देते हैं। यानी फेफड़े केवल सांस लेने के अंग नहीं हैं, वे उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्वचा की भूमिका। हमारी त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। पसीने के साथ शरीर से निकलते हैं जल, लवण, थोड़ी मात्रा में यूरिया। इसलिए त्वचा भी उत्सर्जन में योगदान देती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण अंग की बारी है। वृक्क, किडनीज। वृक्क शरीर का प्राकृतिक फिल्टर। हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका मुख्य कार्य है रक्त को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। लेकिन वृक्क केवल एक साधारण फिल्टर नहीं है। इसके अंदर लाखों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। इनका नाम है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई। प्रत्येक वृक्क में बहुत बड़ी संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का कार्य है रक्त का निस्यंदन, उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण,
अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र में भेजना। यानी नेफ्रॉन वह सूक्ष्म प्रयोगशाला है जहां रक्त की सफाई होती है। रक्त से मूत्र तक की यात्रा। अब कल्पना कीजिए, रक्त नेफ्रॉन तक पहुंचता है। सबसे पहले रक्त का निस्यंदन होता है। इस दौरान छोटे अणु छनकर नेफ्रॉन में आ जाते हैं। लेकिन शरीर इतनी आसानी से उपयोगी पदार्थों को खोने नहीं देता। इसलिए ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, आवश्यक लवण और काफी मात्रा में जल जैसे उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है। और जो पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक हैं, वे मूत्र का हिस्सा बन जाते हैं। मूत्र की यात्रा। मूत्र बनने के बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शरीर से बाहर। मूत्राशय कुछ समय तक मूत्र को संग्रहित करता है। जब वह भर जाता है तो मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर की अद्भुत सफाई व्यवस्था। अब पूरी तस्वीर देखिए। हृदय रक्त को पंप करता है। रक्त पदार्थों को पहुंचाता है। कोशिकाएं उनका उपयोग करती हैं। अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वृक्क रक्त को साफ करते हैं। फेफड़े सीओ बाहर निकालते हैं। त्वचा पसीने के माध्यम से कुछ अपशिष्ट निकालती है। यानी शरीर में परिवहन और उत्सर्जन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। संगीत धीरे धीरे चरम पर। अब हमारे सामने पूरे अध्याय की तस्वीर लगभग स्पष्ट है। लेकिन एक अंतिम सवाल अभी बाकी है। मनुष्य और पौधों में परिवहन की इतनी जटिल व्यवस्था आखिर जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हृदय, रक्त, जाइलम, फ्लोएम, वृक्क, ये सभी अलग अलग होकर भी एक ही कहानी का हिस्सा कैसे हैं? इसी रहस्य को जोड़ेंगे अंतिम भाग में। भाग 7। जीवन का संतुलन, परिवहन की पूरी कहानी एक साथ। जहां पूरे अध्याय को एक ऐसी कहानी में जोड़ेंगे जिसे सुनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी कंसेप्ट अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।